नमस्ते बच्चों। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेस। इससे पहले हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, मिनरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स लास्ट पॉइंट था पिछले वीडियो में, जिसको हम लोग 3R से समझ रहे थे, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। तो चलिए पावर रिसोर्सेस शुरू करते हैं। सनीज मदर begins her day by switching on the geyser। सनी की माँ है और उसका जो जीवन शुरू होता है गीजर को ऑन करने से दिन की शुरुआत होती है उसकी। एंड सी आयरन्स सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप। सी देन रश टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज juice for him in the blender. So Sunny, have you finished taking bath? Come up and have your breakfast, calls out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny। तो सनी की माँ जो है अपने बेटे को यानी कि सनी को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाती है, उसको तैयार करती है, फिर किचन की ओर जाकर उसके लिए ऑरेंज जूस बनाती है, फिर उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट देती है और जब वो पूरा तैयार हो जाता है तो फिर उसको घर स्कूल के लिए भेजती है। सो वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट एंड फैन। जब सनी स्कूल जा रहा होता है तो वो स्कूल जाने से पहले घर का लाइट और फैन स्विच ऑफ करना भूल जाता है। When mother switches them off and she thinks that life in the city may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has laid a wide gap between the demand and the supply। कहता लाइफ जो है वो शहर का तो ज़्यादा कंफर्टेबल है, हो सकता है यदि उसकी जो डिपेंडेंसी है वो गैजेट्स पे वो थोड़ा कम हो जाए तो, या फिर जो कंज्यूम कर रही है यानी जो डिपेंडेंसी है उसका जो कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, जिसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। जो गैजेट्स यूज़ किया जाता है जिसकी डिपेंडेंसी बिजली पे है यानी कि जो एनर्जी कंज्यूम करता है, तो एनर्जी का जो डिमांड है और उसका सप्लाई है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, यानी कि डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं है, जिसके कारण ये जो लाइफ है वो थोड़ा हेस्टी हो रहा है। अदरवाइज अगर ये डिमांड और सप्लाई सब सही होता तो शायद और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता था लाइफ सिटी का। With the advent of science and technology, the lifestyle are changing very fast। साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास से हमारा लाइफ स्टाइल भी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। कन्वेंशनल पावर और एनर्जी प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। आज पावर और एनर्जी का जो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में काफ़ी बड़ा रोल है। वी ऑल्सो नीड पावर ऑफ इंडस्ट्री फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। सब चीज़ के लिए हर एक जगह पे आज पावर का डिमांड है। एंड पावर रिसोर्सेस में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस। तो पावर रिसोर्सेस को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, एक कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल sources of energy are those which have been common use for a long time। यानी कि जो लंबे समय से हम लोग जिसका यूज करते आ रहे हैं उस तो कन्वेंशनल रिसोर्सेस है, इसका कॉमन यूज हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। वहीं फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स, ये जो है दो मेन कन्वेंशनल रिसोर्सेस है जिसका यूज प्राचीन समय से ही होते आ रहा है। फायरवुड की अगर बात करें तो ये वाइडली यूज होता है कुकिंग एंड हीटिंग में। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय द विलेजर्स जो है वो लगभग फायरवुड पे ही डिपेंडेंट होते हैं।
Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years ago, converted by heat and pressure into fossil fuel। तो fossil fuel कैसे बनता है? तो जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, एनिमल्स के रिमेन्स जो होते हैं, जो अर्थ के अंदर दबा दिए जाते हैं, दफना दिए जाते हैं, और ये मिलियंस ऑफ ईयर एगो टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण कन्वर्ट होकर फॉसिल फ्यूल का निर्माण करता है। तो फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, कन्वेंशनल एनर्जी हैं। एंड द रिजर्व ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड। ये जितने भी मिनरल्स हैं सभी लिमिटेड है, एक समय आने पर ये ख़त्म हो जाएगा। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज़ फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। जिस हिसाब से ये हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसके बनने की प्रक्रिया और इसके कंज्यूम करने की प्रक्रिया जो है वो दोनों के बीच का रेशियो काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंस है उसमें। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। यहाँ पे देखिए एक बनाया गया है फ्लो चार्ट ऑयल और नेचुरल गैस का। एडवांटेज क्या है? तो ईजियर ट्रांसपोर्ट है, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है? ईजियर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, पाइपलाइन के थ्रू हम कर सकते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, उससे कम प्रदूषण देता है, और चीपर देन ऑयल से सस्ता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ऑयल स्पॉइलेज, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऑयल या गैस के लीकेज से। पोल्यूटेंट से रिलीज होता है जिससे एसिड रेन की संभावना होती है। और एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, नए तरीके के फ्यूल को एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान नहीं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में देखें तो फायरवुड और कोल का नाम आ रहा है। तो फायरवुड का एडवांटेज क्या है? इजी एक्सेस है, और एनर्जी जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? तो टाइम कंज्यूमिंग है, पोल्यूटिंग है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इससे जनरेट होता है, एंड डिफॉरेस्टेशन होता है। वहीं कोल का एडवांटेज क्या है? एक्सेसिवली अवेलेबल है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, और एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना इससे आसान है। डिसएडवांटेज है कि पोल्यूट करता है, यानी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देता है, और इसके ट्रांसपोर्टेशन में ये बल्कि होता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा कठिन होता है। वहीं यहाँ पे हाइडल पावर का भी दिया है। तो ये नॉन पोल्यूटिंग है, ये इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट करता है, और ये सस्ता भी है। डिसएडवांटेज क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। जहाँ पे हाइडल पावर इंट्रोड्यूस किया जाता है वहाँ चूँकि एक बड़ा सा डैम बनाया जाता है, जिसके कारण वहाँ के लोकल कम्युनिटी को डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है? इनडेट्स ऑफ लो लाइंग रीजन, पानी से भरा हुआ एरिया जो है वो यहाँ पे होता है। एंड एक्सपेंसिव टू सेटअप, इसको लगाने में काफ़ी खर्च होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द जैसे जैसे टाइम बीतता है वो उसके हिसाब से आसान हो जाता है। तो कोल के बारे में कहता है कि दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आयरन, स्टील और स्टीम इंजन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले इंडस्ट्री के लिए बहुत ही आसान तरीके से मिल जाने वाला डोमेस्टिक फ्यूल है। एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाया जाता है उसको थर्मल पावर हम लोग कहते हैं, क्योंकि इससे हीट उत्पन्न किया जाता है और हीट से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वाज found millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layer of earth। कोल का निर्माण मिलियंस ऑफ ईयर एगो हुआ है, जब बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो ज़मीन के अंदर दब गया था। देन कोल इज़ देयर फॉर रेफर टू एज द वरीड सनशाइन, और यही कारण है कि कोल को वरीड सनशाइन कहा जाता है, यानी कि छुपा हुआ, दफनाया हुआ
सूर्य की तरह चमकने वाला ये फ्यूल है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो एंड दीज आर इन झारखंड। पेट्रोलियम की बात करें तो द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल from squeaking both began as the thick black liquid called petroleum। पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल और तेल जो आपके लिए यूज़फुल है, जिससे आपकी कार चलती है, जिससे आप साइकिल को चमकाते हैं, उसको ख़त्म होने यानी साइकिल को रिपेयर करने में मदद मिलता है, चरबराने में नहीं देता है। तो ये दोनों चीज़ जो है वो एक ब्लैक लिक्विड मटेरियल से बनता है, जिसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। मीन्स इट इज़ फाउंड बिटवीन the layer of rock and is drilled from the oil field located in offshore and coastal area। तो कोस्टल एरिया में ड्रिलिंग करके इसको निकाला जाता है। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज, फिर उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है एंड विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। और इसके बाद इससे कई सारे प्रोडक्ट निकालते हैं। इसके प्रोसेसिंग प्रोडक्ट क्या क्या निकलता है, तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट एट्सेट्रा। सो पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, पेट्रोलियम और इससे निकलने वाले जो चीज़ हैं वो सभी को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। दे आर वेरी वैल्यूएबल एंड द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर एंड दीज अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया में भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे पेट्रोलियम निकाला जाता है, जैसे डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा के एरिया में इसको निकाला जाता है। तो ये जो कह रहा है कि द वर्ड पेट्रोलियम जो है वो कैसे बना है, तो ये लैटिन वर्ड पेट्रा से बना, और पेट्रा का मतलब होता है रॉक, या पेट्रोल का मतलब होता है रॉक, और दूसरा वर्ड है ओलियम, ओलियम का मतलब होता है वाइल, यानी कि रॉक वाइल। तो इस तरीके से पेट्रोलियम जो है वो पत्थर से प्राप्त किया हुआ एक वाइल है। नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम के डिपोजिट के साथ साथ ही फाउंड होता है एंड इट इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू द सरफेस। तो जब क्रूड ऑयल को सरफेस पे लाया जाता है तब इससे ये रिलीज होता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। इन इंडिया की अगर बात करें तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस। तो इंडिया में भी नेचुरल गैस का खाद्यान्न है, जिससे नेचुरल गैस हमें प्राप्त होता है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन। कुछ ऐसे कंट्री हैं, बहुत कम ऐसे हैं, जहां उनके पास इतना रिजर्व है अपने लिए गैस का कि वो यूज़ करते रह सकते हैं। तो द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैड लेड टू देयर डिप्लेशन एट द अलार्मिंग रेट। तो जिस तरीके से कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, ये हमारे लिए जो है हमारे फॉसिल फ्यूल के डिप्लेशन का एक अलार्मिंग रेट है, यानी कि हमें वार्निंग दे रहा है कि कभी भी ख़त्म हो सकता है इस रेट से अगर यूज़ किया जाए। तो द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम द बर्निंग दिस फ्यूल्स आर आल्सो ए काउज ऑफ कंसर्न। सोचने वाली बात ये भी है कि जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक जो इससे निकलते हैं इसको जलाने के बाद, तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अनचेक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक एन अनचेक ड्रिपिंग टैप विथ विल इवेंचुअली रन ड्राई। जिस तरीके से एक नल, टपकता हुआ नल जो है वो पूरे पानी को ख़त्म कर सकता है, उसी तरीके से अगर फॉसिल फ्यूल ऐसे ही जलते रह गया तो ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। यानी दिस हैड टू बी द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को पता करना चाहिए और इसके लिए एक अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स ये कहता है कि दिस हैड लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर
अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल का एक अल्टरनेटिव वो बन सके, इसके लिए हम लोग दूसरे तरह के सोर्सेस ऑफ एनर्जी को ढूंढना चाहिए। कहता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG, जो दिल्ली में और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में इससे गाड़ियाँ चलती हैं, इज़ ए पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इज कॉज लेस पोल्यूशन देन पेट्रोलियम और डीजल। तो पेट्रोलियम और डीजल से थोड़ा हट के ये CNG वाला जो गाड़ी होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। हाइडल पावर की हम लोग बात कर रहे थे। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन डैम इन मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। रेन वाटर या रिवर वाटर को काफ़ी हाई पे यानी कि ऊंचे स्थान पे उसको डैम बनाकर रोक लिया जाता है और वहाँ से जब उसको गिराया जाता है देन द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इनसाइड द डैम, और वो फिर पाइप के थ्रू डैम से होते हुए टरबाइन के ब्लेड पे गिरता है और जिससे टरबाइन घूमता है, और टरबाइन का ब्लेड जब घूमता है देन द मूविंग ब्लेड देन टर्न टू जनरेट द प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये मूविंग ब्लेड से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरीगेशन। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, याद रखने वाली बात है कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाई द हाइडल पावर। और इसके अलावा थर्मल पावर तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि जिसमें कोल से हीटिंग किया जाता है उसको हम लोग थर्मल पावर कहते हैं। सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इज पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना एट्सेट्रा। सो सम हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये हमारे पास हाइडल पावर है। यहाँ पे देखिए दिया है, ये देखिए आपका रिजर्वर बनाया है, यहाँ से ये जनरेटर है, ये टरबाइन है, ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइन को घुमाएगा। तो ये हमारा हो गया हाइडल पावर। तो द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड वाइंड पावर बस शेल्टर इन द स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में पहला जो है वो वाइंड और सोलर पावर शेल्टर बनाया गया। कहता है नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे पहला देश था जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पहली बार बनाया गया था। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि जो कन्वेंशनल सोर्स है एक समय आएगा कि ख़त्म हो जाएगा। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल लीडिंग इट्स शॉर्टेज। तो फॉसिल फ्यूल के शॉर्टेज से बचने के लिए हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया है प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन, अगर ये कंटिन्यू रह गया तो आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल हमारा एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो इसके अल्टरनेटिव के रूप में हमने सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइलर एनर्जी, ये सभी जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इसको हमने पता लगाने का काम किया है, जिस पे हम लोग अभी बहुत काम करना हम लोगों को बाकी है। सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी क्या होता है, तो ये सन हीट से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है और इसको पहले केमिकल एनर्जी में चेंज करके इसको बैटरी में रखा जाता है, फिर इस बैटरी से सोलर सेल से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो मेनी ऑफ दिस सेल आर ज्वाइंड इन सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। तो ये सोलर एनर्जी को हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विथ एबंडेंट सनशाइन। तो जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने का वो ट्रॉपिकल कंट्री में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सूरज की रोशनी मिल जाती है। सो सोलर एनर्जी आल्सो यूज इन द सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। तो इसका अब बड़े पैमाने पे यूज़ होने लगा है ट्रैफिक सिग्नल में, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर्स में एट्सेट्रा। तो यहाँ आपको देखिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का कई तरीका दिया हुआ है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रूप में। एक एक करके सबको आपको अपने बुक में भी, अपने कॉपी में भी इसको अच्छे से लिख लेना है। एडवांटेज क्या है वाइंड एनर्जी का, तो नॉन पोल्यूटिंग है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी है और सेफ एंड क्लीन है।
डिसएडवांटेज क्या है? तो नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वाइंड मिल को सेटअप करना कॉस्टली होता है, रेडियो और टीवी को चलने में ये डिस्टर्ब करता है, एंड हार्मफुल टू वर्ड के लिए काफ़ी हार्मफुल है। इस एरिया में वर्ड को होना मुश्किल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो ये इनएग्जॉस्टिबल है और नॉन पोल्यूटिंग है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है और डिफ्यूज सोर्स सो गेट वेस्टेज। तो इसका जो जिसमें इसको संचय किया जाता है उसके वेस्टेज को डिफ्यूज करना थोड़ा मुश्किल है। टाइडल एनर्जी की बात करें तो ये भी नॉन पोल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टिबल है, लेकिन डिसएडवांटेज में जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को, और ये डिफ़िकल्ट है इसको प्राप्त करना, इसको बनाना काफ़ी कठिन है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो इसका एडवांटेज है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करता है, बट इससे इसका डिसएडवांटेज है कि ये रेडियो एक्टिव रेज निकालता है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। बायोगैस की बात करें तो लो कॉस्ट है, इजी ऑपरेट है, और बायो वेस्ट से हम इसको बना सकते हैं। और डिसएडवांटेज इसका एकमात्र है कि इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो एडवांटेज है क्लीन, इको फ्रेंडली, ऑलवेज अवेलेबल रहने वाला एनर्जी है ये, और डिसएडवांटेज है कि ये लोकेट करता है सिटीज़ से काफ़ी दूर, फार अवे फ्रॉम सिटीज, सो द कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को लाना काफ़ी कॉस्टली है, बस अदरवाइज जियोथर्मल एनर्जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई कह सकते हैं रिप्लेसमेंट नहीं। वाइंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके इस मिल जो है वो ग्राइंडिंग ग्रेन्स और लिफ्टिंग वाटर्स कई सारे इमेमोरियल वर्क के लिए इसका यूज हो सकता है। इन मॉडर्न टाइम वाइंड मिल, द हाई स्पीड वाइंड रोटेट द वाइंड मिल which is connected to generate and produce electricity. Wind farms having cluster of such wind mills are located in coastal region. ऐसे जो वाइंड मिल होते हैं जो कोस्टल रीजन में ज़्यादा होते हैं, माउंटेनियस पास, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग और स्टेडी वाइंड जो है हमेशा बहते रहता है, हवा का प्रवाह हमेशा तेज रहता है। अगर विंड फार्म की बात करें तो विंड फार्म जो है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए, स्पेन, ये सभी जगहों पे एनर्जी प्रोडक्शन का एक बड़ा माध्यम है। सोलर कुकर का एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि सोलर कुकर लीजिए, कैसे बनाएंगे आप? तो एक ओल्ड कार ट्यूब ले लीजिए, इन्फ्लेट इट एंड कीप इट ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक वुडन प्लेटफॉर्म पर उसको रख दीजिए। एलुमिनियम वेसल्स को पेंट कर दीजिए ब्लैक से बाहर, एंड 1 कप उसमें चावल डाल दीजिए, 2 कप उसमें पानी डाल दीजिए और वेसल्स को क्लोज कर दीजिए विद द लीड, और उसको आप इनर सर्कल में रख दीजिए, ट्यूब के इनर सर्कल में। नाउ प्लेस अ ग्लास फ्रेम ओवर द ट्यूब, और उसके ऊपर एक ग्लास फ्रेम लगा दीजिए ट्यूब के ऊपर, एंड कीप द सेट आउट इन द सन, और उसको सन में रख दीजिए। आफ्टर द ग्लास फ्रेम इज प्लेस, एयर कैन नाइदर कम इन नॉर गो आउट, बट द सन रेज कमिंग इनटू द क्लोज्ड कैविटी। तो ग्लास से ढक देने के कारण उसके अंदर हवा नहीं जाएगा और ना ही बाहर आ पाएगा, लेकिन सूरज की रोशनी जाएगी, जिससे क्या होता है कि द क्लोज कैविटी इनक्लोज बाय द ट्यूब गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट एस्केप, द टेम्परेचर इंक्रीज स्लोली एंड कुकिंग द राइस ओवर ए फ्यू आवर, और कुछ ही देर में खाना पक जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है सोलर कुकर, और कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट सोलर कुकर में अपनाए गए हैं। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो न्यूक्लियर पावर इज द ऑब्टेन फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। तो न्यूक्लियर पावर जो है यूरेनियम और थोरियम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके ब्रेक करने से ये बनता है। दिस फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका न्यूक्लियर फिजन करवाया जाता है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इसके लिए पहले बनाना पड़ता है।
साथ ही साथ द ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर पावर जो है वो यूएसए यूरोप का है। इंडिया में राजस्थान और झारखंड में इसको इसका भंडार मिलता है यूरेनियम और थोरियम का। थोरियम इज़ फाउंड लार्ज क्वांटिटी इन मोनाटाइट सैंड ऑफ केरला। केरला में भी मोनाटाइट सैंड में काफ़ी ज़्यादा थोरियम मिला है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। भारत में जो है कहाँ है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो कलपक्कम, तारापुर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के तारापुर में, कलपक्कम, तारापुर, और राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, और कायगा कर्नाटका। तो ये जगह है भारत में याद रखने वाली जगह जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी जो है वो जब अर्थ से ऑब्टेन किया जाए, यानी कि वोल्केनोज से ऑब्टेन किया जाए, तो ये जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द जियोथर्मल एनर्जी इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन के अंदर होता है। एंड स्टेडली एज वी गो डीपर, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ते जाता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस itself इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, तो बड़े बड़े गर्म लाभों के रूप में ये कभी कभी सरफेस के ऊपर आ जाता है। एंड दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज फॉर जनरेट पावर, तो उस हीट एनर्जी को पावर जनरेट करने में यूज़ किया जा सकता है। देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा इसमें एक फॉर्मेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। जियोथर्मल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए या बाथिंग के लिए कई सालों से यूज़ किया जा रहा है। सो यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका। इन सब जगहों पे जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। दो जगह इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी है ना। ये देखिए उसका पिक्चर भी दिया हुआ ए और बी। ये मणिकरण है, ये हो गया पहला, ए नंबर हो गया मणिकरण, और बी नंबर हो गया आपका, बी नंबर में बताया जा रहा है कि कैसे उससे हम लोग कुकिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है किस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी यूज़ किया जाता है। नेचुरल कैक है, इससे स्टीम बाहर आ रहा है। यहाँ पे देखिए वेल या वाटर है, इससे पानी ऊपर जाता है, टरबाइन में घुमाया जाता है। इस तरीके से इसको पूरा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइडल एनर्जी का। तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स, यानी कि खास करके समुद्री एरिया में जो टाइड्स आते हैं, उस टाइड्स से जब एनर्जी जनरेट किया जाए तो उसको टाइडल एनर्जी करते हैं। दिस कैन बी हार्नेस बाय बिल्डिंग डैम एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। नैरो ओपनिंग जहाँ सी का हो वहाँ पे डैम बनाकर भी इसको किया जा सकता है। फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन जो है वो फ्रांस में बनाया गया था, याद रखने वाली बात है। और ड्यूरिंग हाई टाइड्स एनर्जी ऑफ द टाइड्स आर यूज टू टर्न टू टरबाइन। हाई टाइड के समय एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है टरबाइन घुमाने में। इसको डैम के अंदर इंस्टॉल करके फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। तो रसिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ जो कि इंडिया में है, इसमें ह्यूज टाइडल मिल्स है जिससे टाइडल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। और बायोगैस जो कॉमनली यूज होता है, कहीं भी इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, इन सब को कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फॉर्म में। और ये गैसियस फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग बायोगैस कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इन डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया इन बायोगैस डिजास्टर। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है इसको डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया की मदद से, और बायोगैस डाइजेस्टर जो होता है वो बायोगैस को इमिट करता है। तो विच इज़ इसेंशियल ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस मेन रूप से किस चीज़ का मिक्सचर होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। सो बायोगैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा इससे ऑर्गेनिक मैन्योर हमें प्राप्त होता है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट
हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। एनर्जी के बारे में जैसा कि जानते हैं, ये हमेशा हर एक जगह होता है, लेकिन कैसे इसको हार्नेस करना है, प्राप्त करना है, कैसे यूज़ करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये काफ़ी कठिन है और कॉस्टली भी। सो ईच वन ऑफ वी कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एनर्जी का वेस्ट ना करें एंड एनर्जी को सेव करें, क्योंकि एनर्जी जनरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी कॉस्टली है। सो एक्ट नाउ द मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। और हम लोगों को ऐसे काम करना चाहिए कि एनर्जी का जो रिसोर्सेस है वो हमेशा बचा रहे। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर कर लेना है, हमारे साथ शेयर करना है और इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट करना है। इस ऑडिट को आप पूरा कीजिए और उसके हिसाब से फिर इसको पूरा भरिए। और यहाँ जो फ्लो चार्ट बनाया गया था, बायोगैस का प्लांट आप बना लेंगे, फिर टाइडल एनर्जी का प्लांट आप बनाने का प्रयास करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी का बनाने का प्रयास करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी का आप डायग्राम बना लेंगे। सबका डायग्राम बनाएंगे वो हेडिंग के साथ। सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका कि ये जो फ्लो चार्ट दिया गया, इस फ्लो चार्ट को आपको अपने बुक में, अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना है, दोनों फ्लो चार्ट को। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और एक फ्लो चार्ट जो आपका यहाँ पे बनाया गया है ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो दोनों को बना लेना है, अच्छे से लिख लेना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़। तो चलिए, चैप्टर ख़त्म हुआ। धन्यवाद।